Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज में बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तो मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ, पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ। ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा। तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान एक वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? हाँ? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं हाँ? सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच हाँ? रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ?
मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा, विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में? देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ जियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ?
तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ, इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डोरेमोन! अरे क्या हुआ? हाँ? अरे नोबिता! अब मजा आएगा। मैं घर आ गया मॉम। जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉप को खुला छोड़कर जाने की, बताओ मुझे। अब मैं शॉप पर नहीं बैठूंगा मॉम। क्या कहा तुमने? आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये देखो। जियान, तुम्हें तमीज नहीं है। डोरेमोन, बचाओ मुझे! डोरेमोन! हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम डुबकी लगाएंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज में जो आपके दिमाग को पूरी तरह चकरा देंगी। डोरेमोन, हमारा प्यारा नीला रोबोट कैट, अपने जादुई गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और ढेर सारी मस्ती से हमेशा हमें हैरान करता है। लेकिन इस क्यूट शो के पीछे कुछ सवाल हैं जो फैंस को सालों से कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी तैयार करो, डोरायाकी का स्टॉक चेक करो और चलो सॉल्व करते हैं डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 22 के गहरे राज। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का असली मालिक कौन है? डोरेमोन की 4D पॉकेट हर बार नए गैजेट्स निकालती है, टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉकेट आखिर है किसकी? मंगा में बताया गया कि पॉकेट डोरेमोन का हिस्सा है, लेकिन क्या अगर इसका कोई और मालिक है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद पॉकेट फ्यूचर की किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी कंपनी की प्रॉपर्टी है जो डोरेमोन को कंट्रोल करती है। याद है वो एपिसोड पॉकेट की गड़बड़, जहां डोरेमोन की पॉकेट खराब हो जाती है और उसे फ्यूचर में रिपेयर के लिए जाना पड़ता है। वो रिपेयर करने वाला कौन था? क्या कोई फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन डोरेमोन के गैजेट्स को मॉनिटर करता है? और एक और ट्विस्ट, क्या अगर पॉकेट में कोई लिमिट है जो डोरेमोन हमें नहीं बताता? जैसे क्या कुछ गैजेट्स यूज करने की परमिशन उसे ऊपर से मिलती है? ये मिस्ट्री पॉकेट जितनी ही डीप और अनलिमिटेड है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता की डायरी का सीक्रेट। नोबिता को हम आलसी और लापरवाह मानते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी डायरी में कुछ लिखता दिखता है। सवाल ये है कि नोबिता की डायरी में क्या है? क्या वो सिर्फ होमवर्क नोट्स हैं या कुछ बड़ा सीक्रेट? कुछ एपिसोड्स में, जैसे नोबिता का सीक्रेट, वो अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश करता है। क्या अगर उसकी डायरी में फ्यूचर के बारे में कुछ लिखा है? फैंस का थियरी है कि शायद नोबिता को डोरेमोन ने अपनी टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स के बारे में लिखने को कहा हो ताकि टाइमलाइन सेफ रहे। और एक और सवाल, नोबिता की डायरी कभी सुनियो या जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? क्या उसमें कोई गैजेट प्रोटेक्शन है? या फिर क्या नोबिता अपनी डायरी में डोरेमोन के मिशन का कोई क्लू छुपा रहा है? ये मिस्ट्री नोबिता की आलसी इमेज जितनी ही कंफ्यूजिंग है। तीसरी मिस्ट्री, सुनियो की गैजेट्स तक एक्सेस क्यों है? सुनियो हमेशा अपनी रईसी दिखाता है, नई गेम्स, टॉयज और कभी-कभी हाईटेक गैजेट्स। सवाल यह है कि सुनियो के पास इतने एडवांस्ड गैजेट्स कहां से आते हैं? मंगा में बताया गया कि सुनियो का परिवार रिच है, लेकिन क्या अगर उसके गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि सुनियो का परिवार फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मार्केट से कनेक्टेड है। याद है वो एपिसोड सुनियो का सुपर टॉय, जहां उसके पास एक ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा काम करता था।
क्या सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट सप्लायर है? और एक और ट्विस्ट, सुनियो अपने गैजेट्स को सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज करता है, लेकिन वो कभी गलत हाथों में क्यों नहीं पड़ते? क्या कोई फ्यूचर फोर्स उसे प्रोटेक्ट करती है? ये मिस्ट्री सुनियो की डींग जितनी ही चमकदार है। चौथी मिस्ट्री, शिजुका का टाइम ट्रैवल नॉलेज। शिजुका डोरेमोन और नोबिता के साथ कई टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स पर जाती है, लेकिन सवाल यह है कि वो टाइम ट्रैवल के बारे में इतना कूल क्यों रहती है? जियान और सुनियो अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन शिजुका हमेशा कूल और स्मार्ट रहती है। क्या अगर शिजुका को टाइम ट्रैवल का कोई सीक्रेट नॉलेज है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद शिजुका को फ्यूचर से कोई ट्रेनिंग मिली हो, क्योंकि वो नोबिता की फ्यूचर वाइफ है। याद है वो एपिसोड फ्यूचर का सफर, जहां शिजुका टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे हैंडल करती है? क्या डोरेमोन ने उसे सीक्रेटली टाइम ट्रैवल का कोर्स पढ़ाया है? और एक और सवाल, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल की बात बाहर क्यों नहीं करती? क्या वो फ्यूचर की टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने का हिस्सा है? ये मिस्ट्री शिजुका की स्माइल जितनी ही कूल और रहस्यमयी है। पांचवीं मिस्ट्री, जियान का सॉफ्ट साइड कहां छुपा है? जियान को हम बुली और लाउड कैरेक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका सॉफ्ट साइड दिखता है, जैसे वो अपनी बहन जाइको की केयर करता है। सवाल यह है कि जियान का सॉफ्ट साइड इतना छुपा क्यों रहता है? क्या अगर जियान का दिल फ्यूचर के किसी सीक्रेट मिशन से कनेक्टेड है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद जियान को फ्यूचर से कोई गैजेट मिला हो जो उसकी इमोशंस को बैलेंस करता हो। याद है वो एपिसोड जियान का दिल, जहां जियान एक कुत्ते को बचाता है और रो पड़ता है? क्या उसका सॉफ्ट साइड कोई प्लान का हिस्सा है? और एक और ट्विस्ट, जियान की सिंगिंग इतनी बुरी है, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा। क्या ये दोनों चीजें किसी तरह कनेक्टेड हैं? क्या उसकी सिंगिंग उसकी इमोशंस को छुपाने का तरीका है? ये मिस्ट्री जियान की पंच जितनी ही स्ट्रांग और सॉफ्ट है। तो दोस्तों, ये थीं डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। पॉकेट का मालिक, नोबिता की डायरी, सुनियो के गैजेट्स, शिजुका का टाइम ट्रैवल नॉलेज और जियान का सॉफ्ट साइड। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्या आपको लगता है कि सुनियो के गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं, या शिजुका टाइम ट्रैवल की सीक्रेट एजेंट है? अपनी थियरीज और प्रेडिक्शंस शेयर करो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप। Ellen DeGeneres built a reputation as one of the kindest faces on television, but that image has been questioned for years. After the death of Stephen Twitch Boss, attention turned back to what may have been happening behind the scenes. As Ellen's show collapsed under toxic workplace allegations, people began wondering whether Twitch had been carrying far more pressure than anyone realized. Early on the morning of Tuesday, December 12, Twitch packed a small bag with only a change of clothes and his handgun, slipped out of his house without telling Allison, turned his phone to airplane mode so he couldn't be tracked, and took an Uber to the Oak Tree Inn, a dreary 2-story motel in a hacienda-style building on heavily trafficked Ventura Boulevard, just a mile from his house, and paid $107 to reserve a room for a single night. Twitch made his way down to room 249 and let himself in. Allison reported to police that Twitch was missing shortly after he had left the house, noting with particular worry that she couldn't reach him by phone, and he had not taken his car with him when he left, 2 things that she said were very much out of character for him. Because there were no details about Twitch's death, people just rushed to fill that void. This was at the time when Ellen had built this edifice as the nicest person on television. She would have YouTube stars, and all of a sudden that edifice was... As rumors spread about Ellen's connection to powerful celebrity circles, speculation intensified about what Twitch may have witnessed. The story suggests he may have been exposed to situations far darker than the public ever knew, placing him close to people and events that carried disturbing consequences.
their mind. She sounded so sincere, didn't she? Very she could sincere. Virtually choke on her words. But the best one for me is Ellen DeGeneres, who is, by the way, a very nasty person. I've had dealings with her in Australia. Could I tell you some stories about that cow? But anyway, good riddance to her. But she was quite friendly with that P. Diddy bloke, wasn't she? Well, this is why I say release the Diddy files. Yeah. Release the Diddy files. Come on, Donald Trump. We want to know whose name. So maybe she's hightailing out of there before all that is thrown at her as well. But what a... Ellen DeGeneres and her wife, Portia de Rossi, have reportedly fled the US, bound for the UK, after Donald Trump's landslide victory. Numerous publications are reporting the couple have left the United States permanently. There are also reports the couple have put their Montecito mansion on the market. Entertainment publication The Wrap has the exclusive story and said, Ellen DeGeneres and wife Portia de Rossi have moved to rural England, put their Montecito estate on the market, and plan to never return to the United States, telling friends the election of Donald Trump was their primary motivation. Ellen DeGeneres has been a vocal Trump critic, so the move doesn't come as a surprise to most. You're really bad. If you had to be stuck in an elevator with either President Trump, Mike Pence, or Jeff Sessions, who would it be? Does one of us have to come out alive? Ellen DeGeneres has been seen rocking a new hair color since moving to the UK. The comedian changed her signature blonde look to brunette as she was seen enjoying a night out with friends at a pub called The Farmer's Dog. Ellen went out with her wife, Portia de Rossi, and a few friends, including the Torn singer Natalie Imbruglia. Sources told TMZ earlier this week that Ellen and Portia moved to England because of Donald Trump's re-election. They have reportedly settled into their new home in the southwest region of England, but they purchased the property before. Critics have also re-examined Ellen's interactions with younger stars, arguing that some moments once treated as jokes now feel deeply uncomfortable. In hindsight, those appearances are being viewed in a very different light. Let's talk about this facial that you're obsessed with. How many did you get the whole cast of Ocean's 8 to do this? Not everybody. Okay, good, smart ones. Just those that I thought would appreciate it. Okay, explain what it is. Well, it's this way in which one forces through microneedling. It's like a little roller with these. Some of you, I think many of you know it. And it pushes through the skin and ruptures the collagen, and then boosts it. You look like a burn victim for a day, but then it pushes the. What are you pushing into the skin, Sarah? Sandra? Carrie? What are you pushing into the skin? Well, you push in whatever the facialist would like to insert into your pores. But what is it? It is an extraction from a piece of skin that came from a young person far, far away, and they somehow figured out how to extract. It's foreskin from a. That moment only added to a growing list of incidents that viewers now revisit with suspicion. Beyond awkward celebrity interactions, some online observers began focusing on strange imagery, unusual visuals, and symbolic details in Ellen's public appearances, believing they pointed to something more deliberate behind the scenes. That happened. And into broader allegations involving elite circles, secrecy, and obsession with youth and longevity. According to these claims, Ellen is being placed into a much larger pattern, one where power, wealth, and disturbing hidden practices are believed to intersect. As public allegations against Ellen gained momentum, Twitch was allegedly trapped in an impossible position while privately struggling with what he knew. In this version of events, the note he left behind becomes a final sign of the weight he had been carrying. Capitalism will be their downfall. Or is it just art? And let me be the first to tell you, it's all connected. I mean, if you know, you know. But first, let's go back to that video of Ellen DeGeneres. When the camera turns, you can see the inside of her house. Now, see that picture right there? Well, if you pause it and look it up, it says evil thoughts with revenge right next to it. Here's another picture of Ellen in her house, and this is the picture behind her. Now, the thing I'm curious about is the letters on top of the picture. These look oddly similar to the letters Marina Abramovich writes out when she does spirit cooking. Remember the beginning of the video? It's all connected. And that person that was in all red is Lady Gaga, and she
went to Marina Abramovich many times for teaching. But let's continue. This is another picture of Ellen in her home. She's cutting her mother's hair, but what is that picture above her? Oh, well, you know where that is too, right? It's a similar image to that, right? No. I know Jamie does. What is it? It's on the set of a famous talk show that's now not on anymore. Oh, Ellen? Was that Ellen? Yeah. Really? Just look at the temple and then look at the... Let me see Ellen's background. What? Behind the bright personality the public adored, Twitch was allegedly dealing with intense emotional strain. The narration suggests that the version of him people celebrated on camera was very different from what he was going through privately, especially as his relationship with Ellen and her world became harder to endure. Stem cell technology that Peter and I are investing in is called SCNT, which takes the egg of a young, perfect woman specimen, takes the egg and takes out the nucleus and puts our DNA in the nucleus. They just go in and take it out. It's painful, right? Huh? Is it painful? They use this Yeah, a little bit. And this is part of this genetic greatness that we don't see in any other race on the planet. These curvy, sexy black women from Africa. You girls have a kind of a monopoly on this genetic perfection, and we want some of that. So, girls, for $100, we will pay you for your egg. No, you gotta be out of here, monkey. You want- You can get paid a lot more than that. So how much do you want for it? Let's bid. I bid $500. You know, I'm prepared to outbid him anyway. Whatever I bid, he's gonna outbid me. I bought about $60,000 worth of eggs. Yeah. If you have a patient, that's very valuable. You know, umbilical cord, you know, and placenta, you know, even your period blood is so rich with stem cells. We regard it as waste, and it actually should be. It should be captured as recycled. Recently released emails from the Epstein files show Jeffrey Epstein was interested in genetic medicine. He paid a researcher at Massachusetts General Hospital for tests that could be used to help create stem cells. Investigators found a $2,000 invoice from 2014 for sequencing part of Epstein's genome. The doctor that he paid also provided an estimate for personalized longevity studies that would use gene editing. He told investigators Epstein was enrolled in the Personal Genome Project at Harvard University. At this point, the story shifts from tragedy to suspicion. One interpretation is that Twitch wanted out before things got worse. Another is that he never got the chance to fully tell what he knew. Ellen's quiet exit from the country only adds more mystery to the timeline. We're learning more tonight about the tragic side of Stephen Twitch Boss and the detailed steps he took to hide his plans. TMZ is reporting when Twitch left his home the day before he took an Uber to a motel about a mile away. At the motel, he switched his phone to airplane mode so no one could reach him. The motel manager says he checked in under his own name and never left his room. We also now know that Twitch left a suicide note. Details have not been made public, but TMZ reports the note alluded to challenges Twitch had faced in the past. Entertainer Tyler Perry knows firsthand what that is like. I want to take you back to a time in my life where I tried to commit suicide a couple of times because it was so dark. I thought the only way to make this better, this pain go away, is to end my life. Had any of those attempts happened, I would have missed the best part of my life. Human beings are not designed to handle that much pressure. And when I was talking about my experience, his face was like, I know. Rather than confronting the damage directly, Ellen is portrayed as reframing the controversy as little more than criticism over being mean. The narration argues that this version leaves out the deeper pain tied to her workplace scandal, and especially the shadow that now hangs over Twitch's death. A lot of people knew him as Twitch. Very two different humans. He wore this character of Twitch. It did become a part of who he was, but that extroverted personality was not natural for him. When he would go out as Twitch and make sure he's spreading all this love and joy and positivity and be dancing all the time for people, and it would drain his energy. You would have to come home, really recharge his battery. Yeah. That also comes with the state of depression because he would get really low. He showered people with love. Sometimes I wonder when he would receive so much love, he almost didn't think he deserved that love, so he'd give it right back.
That's how much he loved people. I think he would just keep draining himself so much. It was just so on this roller coaster ride. You have to hold on to half your cup to that love that you deserved for yourself. Like what you guys saw on TV, it was a huge part of him. But the other side, it would take a lot to be. The suspicion doesn't stop with Twitch. The narration briefly turns to Anne Heche, suggesting that because of timing and circumstance, some viewers have begun revisiting her death as part of the wider pattern surrounding Ellen's inner circle. That you would like to say to Twitch? Like, what has he meant to you? Hey, everybody. Everyone is in pain and trying to make sense of it, and we'll never make sense of it. And the holidays are hard, I think, anyway. But to honor Twitch, I think the best thing that we can do is to laugh and hug each other, and play games and dance and sing. The comedian hired Twitch for her talk show back in 2014. Over a decade ago, I met someone who changed my life and our show. And I'm talking about you, Twitch. Come here. He was the in-house DJ until the series wrapped earlier this year. And I know it seems hard, it seems impossible, but that's how we honor him and hug each other and tell each other we love each other and let people know we're there for them. Stepping back from the individual names, the narration makes a broader point. Celebrity status often shields people from consequences. Even when allegations pile up, public image, influence, and loyal supporters can delay accountability for years. Is Ellen DeGeneres rewriting history? That's what some of her former staffers claim she's doing in her new Netflix stand-up special, For Your Approval. I got kicked out of show business. Yeah. Thanks. Yeah, because I'm mean. Yeah. Yeah, you can't be mean and be in show business. No, they'll kick you out. She uses jokes to address the controversy. I was in therapy for a while trying to deal with all the hatred that was coming at me, and at one point my therapist said, "Ellen, where do you get this idea that everyone hates you?" And I said, well, New York Times, Washington Post, Entertainment Weekly, Us Weekly. I think Elmo may have said something recently on an episode of Sesame Street. But this producer who worked with her takes issue with how she's addressing allegations that there was a toxic work environment at her legendary talk show. The essence of the special really was totally a lie. Hedda Muscat says Ellen's special hits all the wrong notes. I felt Ellen was not taking responsibility at all. She was sugarcoating it. The Ellen DeGeneres Show went off the air after 19 seasons in May 2022, mired in controversy, including allegations of racism and sexual misconduct. Ellen addressed the allegations back in 2020. And if I've ever let someone down, if I've ever hurt their feelings, I am so sorry for that. In the special, Ellen describes the work environment she remembers. It was a family to me. We had so much fun together at that show. We laughed all the time. We played games all the time. I felt it was not a family. It was an atmosphere of fear. The video closes by leaving the audience with an open question rather than a conclusion. As more clips, claims, and reactions continue to surface, the story is framed as something unresolved, a controversy that may still have more beneath the surface.